महत्वाकांक्षी, जिद्दी, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और टेक इनोवेटर जिसे मालिक ने कंप्यूटर प्रोग्राम के हुनर से नवाजा है, वो शख्स जो सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया का सबसे युवा बिलियनर बन गया और जिसने दुनिया का एक सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क फेसबुक बनाया। आज Amazon, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ फेसबुक अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इतना शानदार बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए मार्क जकरबर्ग जैसा एक युवा जीनियस जिसने लोगों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया जितने करीब वो पहले कभी नहीं थे। 2021 में उनकी कुल संपत्ति करीब 9,600 करोड़ डॉलर्स थी। जब से ये सोशल नेटवर्क बना है तभी से लगातार बहुत तेजी से तरक्की करता रहा है। आइए हम भी आज मार्क जकरबर्ग की जिंदगी के उस सफर को देखते हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और दुनिया के साथ उसके इंटरैक्ट करने का तरीका भी। ये सभी मास्टरमाइंड्स हैं, एम्बिशियस, कंपेटिटिव और रूथलेस हैं, जो नाकामी से भी नहीं डरते और इन सभी का एक ही मकसद है, हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश करना और अपनी दुनिया को और बेहतर बनाना, मिसाल देकर लीड करना। कई दूसरी इंडस्ट्रीज के उलट ये टेक बिलियनर्स सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल दिया बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की जो मॉडर्न वर्ल्ड के टेक बिलियनर्स हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस। इन सब की कुल संपत्ति करीब 90,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। इतिहास इन्हें 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के रूप में याद करेगा। टेक बिलियनर्स। मार्क एलियट जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में एक सुरक्षित परिवार में हुआ था। ये परिवार में 4 भाई बहनों में से एक थे और 3 बहनों के इकलौते भाई थे। ये अपनी 3 बहनों के साथ न्यूयॉर्क डॉब्स फेरी में पले बढ़े। पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और मां कैरन एक साइकियाट्रिस्ट। बहुत कम उम्र में ही दिखने लगा था कि मार्क को कंप्यूटर से खासा लगाव है। जब वो मिडिल स्कूल में थे तभी उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी और उन्हें अपने पिता का पूरा साथ मिल रहा था। वो बहुत तेजी से सीख रहे थे। जब मार्क करीब 12 साल के थे तभी वो अटारी बेसिक प्रोग्राम का इस्तेमाल करने लगे थे और उनके पिता ने उन्हें अपना मैसेजिंग प्रोग्राम बनाना सिखाया था जिसका नाम था ज़कनेट। उनके पिता उस प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी क्लिनिक में करते थे ताकि रिसेप्शनिस्ट बिना चिल्लाए ही उन्हें अगले मरीज के बारे में बता सके। उनका परिवार भी घर के अंदर एक दूसरे से बात करने के लिए ज़कनेट का इस्तेमाल करता था। बाद में जकरबर्ग ने बताया कि वो सिर्फ मस्ती के लिए अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम्स बनाते थे। अपने बेटे की कंप्यूटर्स में लगातार बढ़ती दिलचस्पी देखकर उनके पेरेंट्स ने एक प्राइवेट ट्यूटर डेविड न्यूमन को भी बुला लिया, जबकि उस वक्त वो हाई स्कूल में ही थे। न्यूमन ने बाद में रिपोर्टर्स को बताया कि उनके लिए भी अपने शिष्य से आगे चल पाना बहुत मुश्किल था। जकरबर्ग न्यू हैम्पशायर की बहुत ही खास फिलिप्स एक्स्टर एकेडमी में पढ़ते थे। वहां उन्होंने तलवारबाजी में अपना हुनर दिखाया और स्कूल की टीम के कैप्टन बन गए। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने क्लासिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। इसके बावजूद उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर्स में कम नहीं हुई और वो नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहे। जब वो हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने म्यूजिक सॉफ्टवेयर पेंडोरा का शुरुआती वर्जन बना लिया था जिसका नाम था सिनैप्स। काफी छोटी उम्र से ही ये नजर आने लगा था कि उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। फेसबुक की स्थापना करने से पहले ही वो माइक्रोसॉफ्ट के रडार पर थे। इसके अलावा AOL जैसी कई कंपनीज ने इस युवा के सॉफ्टवेयर खरीदने और ग्रेजुएशन के पहले ही उन्हें अपने यहाँ नौकरी देने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। 2002 में एक्स्टर से ग्रेजुएट होने के बाद मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने लगे।
तब तक वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उस्ताद बन चुके थे और सोफोमोर ईयर तक उन्हें कैंपस का एक माहिर सॉफ्टवेयर डेवलपर मान लिया गया था। उसी वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, कोर्स मैच, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स दूसरे यूजर्स के कोर्स सिलेक्शन को देखकर अपनी क्लास तय कर सकते थे और अपना एक स्टडी ग्रुप बना सकते थे। मगर ये नौजवान मुसीबतें खड़ी करने में भी माहिर था। 2003 में उन्होंने एक वेबसाइट बना ली थी और उस वक्त उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। उसका नाम था फेस मैश। इसके जरिए स्टूडेंट्स 2 तस्वीरों की तुलना करके सबसे आकर्षक शख्स का चुनाव कर सकते थे और उसे वोट भी दे सकते थे। इस सॉफ्टवेयर ने धूम मचा दी। हालांकि मार्क ने उसे सिर्फ मस्ती के लिए बनाया था, पर वो बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जकरबर्ग ने हार्वर्ड के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक करके यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को भी तोड़ा। फेस मैश को ऑफेंसिव और गलत माना गया और स्कूल ने कुछ दिनों बाद उसे बंद करवा दिया। जकरबर्ग ने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा, मुझे लगा था कि यह मजेदार कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट भर ही रहेगा। उनके ऊपर जाती प्राइवेसी में दखल देने का आरोप लगा। हार्वर्ड उन्हें निकालने वाला था, मगर बाद में प्रोबेशन पर रख दिया। वो पहली बार ऐसी किसी मुसीबत में फंसे थे, लेकिन अभी अभी उनका सफर शुरू ही हुआ था। इस जीनियस ने अपना भविष्य देख लिया था और इसके अंदर काफी संभावनाएं थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब वो क्या करते हैं। उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की कामयाबी देखकर उनके 3 दोस्त दिव्य नरेंद्र और जुड़वा कैमरॉन और टाइलर विंकलवॉस ने उनसे बात की और कहा कि वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट हार्वर्ड कनेक्शन के लिए काम करें। वो स्टूडेंट नेटवर्क से जानकारी लेकर हार्वर्ड एलीट के लिए एक डेटिंग साइट बनाना चाहते थे। मार्क ने शुरुआत में उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब वो उस प्रोग्राम के लिए कोडिंग कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में अपने सोशल नेटवर्क का एक आइडिया आया। तब वो अपने काम में ज्यादा मसरूफ हो गए। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जब फ्रेशमैन हार्वर्ड स्टूडेंट और उनके दोस्तों ने फैसला किया कि वो साथ में एक सोशल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मार्क के सहयोगी साथी और उनके रूममेट्स थे क्रिस ह्यूज, एंड्रू मैकोलम, एडवार्डो सेवरन और डस्टिन मॉस्कोविट्स। इसी के साथ ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन गया जिन्होंने साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो बाद में दुनिया का सबसे कामयाब सोशल नेटवर्क बन गया। 4 फरवरी 2004 को अपने कॉलेज के डॉर्म रूम से ही अपने बेहद ज़हीन साथियों के साथ मिलकर मार्क ने उस साइट की शुरुआत की जिसकी बदौलत स्टूडेंट्स एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते थे, द फेसबुक। जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया था वो अपने प्रोफाइल्स बना सकते थे, अपनी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां शेयर कर सकते थे, फोटोज अपलोड कर सकते थे और दूसरे यूजर से कम्युनिकेट कर सकते थे। उनका मकसद था लोगों को एक सुरक्षित माहौल में इंफॉर्मेशन शेयर करने की काबिलियत देना। देखिए, हमारा मकसद है एक ऐसा बेहतरीन, सिंपल और आसान प्रोडक्ट बनाना जिसकी मदद से लोग अपनी पसंद के तरीकों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है, जिसमें शेयरिंग के कई तरीके हैं और पिछले कुछ सालों में हमने इसके ऊपर कई फोटोज, वीडियोज, नोट्स, मैसेजेस वगैरह ऐड किए हैं और इन सभी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। मिसाल के तौर पर फोटोज ही ले लीजिए, सिर्फ यूके में 10 करोड़ से ज्यादा फोटोज अपलोड किए गए हैं। हम चाहते हैं कि लोग ये सब आसानी से कर सकें। हमें लगता है कि अगर लोग बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस तरह की इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, तो वो आगे जाकर बहुत ही काम का साबित होगा। लोगों का अपनी प्राइवेसी पर पूरा कंट्रोल होगा और बेहद सुरक्षित माहौल होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। हमारे लिए ये जरूरी है। फेसबुक पहले ही दिन से हिट रहा। सिर्फ 2 हफ्तों में आधे स्टूडेंट बॉडी ने साइन अप कर लिया था। हम किसी की कोई भी जानकारी सिर्फ उसी के साथ शेयर करते हैं जिसके साथ वो इंसान शेयर करना चाहे। सभी को प्राइवेसी सेटिंग मिलती है। इसी बात ने शुरू से फेसबुक को बाकी सबसे अलग किया। ये एक बिल्कुल अलग किस्म की सर्विस है जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरा ये फोटो एल्बम सिर्फ उन लोगों के पास ही जाना चाहिए। फेसबुक के प्राइवेसी कंट्रोल्स का मुकाबला कोई और कर ही नहीं सकता। जून 2004 तक दोस्तों का ये ग्रुप अपने डॉर्म रूम से ये साइट चलाता रहा। जकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड कमेंसमेंट स्पीच में उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, मुझे वो रात याद है जब हमने कर्कलैंड हाउस के डॉर्म से फेसबुक को लॉन्च किया था।
मैं अपने दोस्त के एक्स के साथ नोक्स गया था और मैंने उससे कहा था मुझे बहुत खुशी है कि मैंने हार्वर्ड कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है, लेकिन एक दिन कोई पूरी दुनिया को जोड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम हम ही करेंगे। हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। मगर इस सोशल नेटवर्क का शुरुआती इतिहास बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा। ज़करबर्ग ने फेसबुक लॉन्च करने के कुछ समय बाद ही एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। उनके 3 पुराने क्लासमेट्स और हार्वर्ड कनेक्शन, जिसे अब कनेक्ट यू कहा जाता है, उसके क्रिएटर्स ने कुछ महीने बाद ही उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। उनका कहना था कि मार्क ने उनका आइडिया और बिजनेस प्लान चुराया है और इसी वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़करबर्ग को करनी होगी। फेसबुक फरवरी 2004 में लॉन्च हुआ और कनेक्ट यू उसके 3 महीने बाद, मगर वो चल नहीं पाया और बाद में बंद हो गया। मार्क ने कहा कि उनके आइडियाज 2 बिल्कुल अलग अलग सोशल नेटवर्क्स पर बेस्ड थे। बरामद मैसेजेस से पता लगा कि शायद मार्क ने जानबूझकर हार्वर्ड कनेक्शन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराई थी। बाद में उन्होंने माफी मांगी और कहा उन्होंने जो किया उसका उन्हें अफसोस है। बाद में यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान 2003 में जब वो सेकेंड ईयर में थे, तभी एक पार्टी में मार्क को उनकी पत्नी प्रिसिला चैन मिली, जो एक चाइनीज अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट थी और बॉस्टन में रहती थी। दोनों 2 अलग अलग दुनिया के रहने वाले थे, मगर उनके दिल मिल गए। चैन ने न्यूयॉर्कर से कहा था कि वो एक नर्डी शख्स थे जो हमारे बीच आ गए थे। अपने रिश्ते की शुरुआत में ही चैन ने कुछ नियम बना दिए, क्योंकि मार्क तब फेसबुक में बहुत व्यस्त थे और उन्हें हफ्ते में कम से कम 1 डेट नाइट और 100 मिनट सिर्फ अपने लिए चाहिए थे, फेसबुक के बाहर। जल्द ही उन्होंने अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल भी बना दिया। ज़करबर्ग को भले ही हार्वर्ड से डिग्री नहीं मिली, लेकिन उन्हें वो मिला जिनसे वो शादी कर सकें। उन्होंने कुछ साल बाद कहा भी था कि वो मेरी जिंदगी में सबसे अहम इंसान है और आप कह सकते हैं कि वहां से मैंने एक बहुत ही खास चीज पाई है। 2004 में अपने सॉफ्टमोर ईयर के बाद ज़करबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया ताकि अपना पूरा समय अपनी वेबसाइट को दे सके। वो सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे बड़े नाम नहीं थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कामयाबी हासिल की। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की थी। हार्वर्ड छोड़ने के बाद तो मानो ज़करबर्ग को पंख मिल गए थे और वो फेसबुक टीम के साथ अपनी कंपनी को कॉन्टिनेंट के दूसरे छोर पालो आल्टो कैलिफोर्निया में ले गए, जहां उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला। वो खूब पार्टी करते थे, मगर काम उससे कहीं ज्यादा करते थे। द फेसबुक अब ऑफिशियली फेसबुक बन चुका था। 2004 के आखिर तक उसके 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। वेबसाइट के इस्तेमाल के पैसे नहीं लगते थे, उसकी कमाई का मुख्य जरिया थे एड्स। पहले तो सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स तक ही सीमित था, मगर बाद में वो दूसरे कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल्स और उनके आगे तक पहुंच गया। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब मेरा यही मकसद था कि लोग यूनिवर्सिटी के अपने आसपास के दूसरे लोगों के साथ कुछ बातें जान सकें, उनके साथ ज्यादा आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, सीधे शब्दों में उनके साथ संपर्क में रह सकें। और बाद में मैंने देखा कि पिछले 7 सालों में कंपनी इस काम में कामयाब रही है और ये अब एक ऐसी चीज नहीं रह गई जो सिर्फ मेरे कॉलेज या फिर दूसरे कॉलेजेस तक सीमित हो, बल्कि अब तो दुनिया भर के लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ जुड़ चुके हैं। दिसंबर 2005 तक इसके 60 लाख यूजर्स हो गए थे और उसकी बढ़ने की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहे हैं और हमारा काम है उन सभी मुश्किल समस्याओं का टेक्निकल हल निकालना ताकि लोग नए नए तरीकों से एक दूसरे से जुड़ सकें। एक टेक्नोलॉजी कंपनी होने की वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जो इन बातों की अहमियत को समझें। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से तरक्की कर रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। मई 2005 तक फेसबुक की कुल संपत्ति करीब $10 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तभी वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस कंपनी में $1 करोड़ 27 लाख का निवेश किया, जिसकी बदौलत इस नेटवर्क ने और ज्यादा तरक्की की।
फेसबुक का बुखार चढ़ने लगा था। 4 साल के अंदर ही इसने माई स्पेस को पीछे छोड़ दिया, जो फेसबुक से पहले सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क था। फेसबुक लंबे समय तक कामयाब रहे, इसके लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर ही फोकस था। हम लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मदद कर रहे थे। हम जानते हैं कि अब लोग जिस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं, उससे दुनिया जल्द ही एक ज्यादा ओपन प्लेस बन जाएगी और लोगों को पता लगने लगेगा कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सितंबर 2006 में फेसबुक ने ऐलान किया कि जो भी 13 साल का है और उसका अपना एक वैलिड ईमेल आईडी है, वो इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ये देखें कि लोग आज जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो अभी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो आगे किया जा सकता है। और जब हम उस आखिरी दौर में पहुंचेंगे, तब लोगों को जो पावर मिल सकती है वो बहुत कमाल की होगी और मैं उस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। ज़करबर्ग कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने कहा था, किसी को तो दुनिया के लिए ऐसी एक सर्विस बनानी चाहिए, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि ये काम हम करेंगे। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमें लोगों की ज्यादा परवाह है। हमारे सामने कई बड़ी ही दिलचस्प टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आईं और अगर आप इन समस्याओं को हल करने के लिए काबिल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब बिल गेट्स 1987 में 31 साल की उम्र में बिलियनियर बने थे, तब वो 3 कॉमा क्लब में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। 2008 में मार्क ज़करबर्ग ने यह खिताब हासिल कर लिया और सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए, सिर्फ 23 साल की उम्र में। आज के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स को भी इतनी कम उम्र में यह कामयाबी नहीं मिली थी, और ये तो सिर्फ 1 साल में मिलियनियर से बिलियनियर बन गए थे। 2009 में फेसबुक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल नेटवर्क बन गया था। अब इसका यूजर बेस बहुत बढ़ गया था और करीब 200 करोड़ लोग हर महीने इसका इस्तेमाल कर रहे थे, दुनिया की कुल आबादी का 1/3। इससे ज़करबर्ग कई गुना अमीर हो गए थे, मगर उनके लिए पैसा प्रेरणा नहीं था। उस वक्त उन्होंने साइट खरीदने को तैयार कई लोगों को मना कर दिया था और अक्सर उन्हें कई $100 करोड़ के ऑफर मिलते रहे। उसे बेचने की बजाय वो उसे यूजर के लिए बेहतर बनाना चाहते थे, दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे, ताकि ये दुनिया एक ज्यादा ओपन प्लेस बन जाए और लोग ज्यादा शेयर करें और अपने आसपास की ज्यादा जानकारियां पा सकें। ...2010 में ज़करबर्ग की जिंदगी और फेसबुक की स्थापना के वर्षों पर आधारित एक फिल्म बनी, द सोशल नेटवर्क। उन्होंने कहा कि फिल्म की बहुत सी जानकारी सही नहीं है और उन्होंने उसके नैरेटिव पर भी आपत्ति जताई और कहा, फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है और एक युवा हार्वर्ड फ्रेशमैन को एक ब्रिलियंट जीनियस बताया गया है जिसके प्रिंसिपल्स नहीं थे और वो समाज से कटा कटा रहने वाला शख्स था। मगर फिल्म को काफी सराहा गया और उसने 2011 में बेस्ट पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। वो कामयाबी की राह पर बढ़ते जा रहे थे। 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। मई 2011 में उन्होंने $70 लाख में 5000 स्क्वायर फुट का एक घर पालो आल्टो में खरीदा। वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिस्ला के साथ अपने नए घर में रहने लगे। अगले साल ज़करबर्ग ने आसपास की प्रॉपर्टीज भी खरीद ली और 4 घर खरीदे करीब $300 करोड़ में। 18 मई 2012 को ज़करबर्ग ने फेसबुक को पब्लिक कर दिया और उसकी शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग थी $38 पर शेयर। उसने $1600 करोड़ जमा किए और इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट आईपीओ बन गया। मगर अगले कुछ महीनों में ही शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आ गए, मगर 2013 में वो फिर से उबर गया। इस बार इस प्लेटफॉर्म का दुनिया भर के 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स इसका रोजाना इस्तेमाल कर रहे थे। ज़करबर्ग की कुल संपत्ति करीब $1900 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, तब वो सिर्फ 28 साल के थे। कंपनी के पब्लिक होने के एक दिन बाद अपने लंबे रिश्ते को अंजाम देते हुए उन्होंने प्रिसिला के साथ अपने पालो आल्टो वाले घर के अहाते में एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। इसके बाद ये हनीमून मनाने के लिए रोम, इटली चले गए। उन्होंने एक कुत्ते को गोद ले लिया, नाम था बीस्ट, और ये दुनिया का सबसे मशहूर मॉप डॉग बन गया। बीस्ट बाद में इस जोड़े की पहली बेटी मैक्स का बड़ा फर ब्रदर बन गया, जिसका जन्म 3 साल बाद दिसंबर 2015 में हुआ था।
2017 में पैदा हुई अपनी दूसरी बेटी का नाम रखा ऑगस्ट। मार्क ने कहा था कि बाप बनने के बाद दुनिया को देखने और फेसबुक को चलाने का उनका नजरिया बदल गया है। 2010 में एक और सोशल नेटवर्क आ गया, वो जो बहुत बड़ा बन सकता था लेकिन दूसरे नंबर पर रह गया। यह था फेसबुक के बाद का सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम। इसकी कामयाबी का मतलब था यह ज़करबर्ग के प्लेटफॉर्म के लिए खतरा बन सकता था। ऐसे में उनके साथ मुकाबला करने की बजाय ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम को $100 करोड़ में 2012 में खरीद लिया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, खासकर उस कंपनी के लिए जिसके सिर्फ 13 एम्प्लॉइज थे। इंस्टाग्राम के आज 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और इससे फेसबुक को हर साल करीब $2000 करोड़ मिल रहे हैं। फेसबुक में फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को भी करीब $1600 करोड़ में खरीद लिया। के बाद ये टेक लीडर दुनिया का एक सबसे प्रभावशाली इंसान बन गया। 2013 में फेसबुक में फॉर्च्यून 500 लिस्ट में पहली बार जगह बना ली और 28 साल की उम्र में मार्क ज़करबर्ग इस लिस्ट के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए। दिसंबर 2016 में वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में 10वें स्थान पर थे। फेसबुक अब टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन कोई भी साम्राज्य कुछ नुकसान किए बिना नहीं खड़ा हो पाता। मेरे ख्याल से फेसबुक अब काफी बड़ा, काफी पावरफुल बन चुका है और इससे जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं वो काफी अहम हैं और हमारे पास इसे चलाने की पावर है। हमें सरकार से कहना होगा कि वो हमें ऐसा करने की इजाजत दे। कामयाबी मिलने पर आलोचना भी होती है। हालांकि ये कंपनी कामयाब रही थी, मगर इसके आखिरी दशकों में इसके ऊपर कई आरोप लगे और कई विवादों में भी फंसी। कुछ ही सालों में मार्क को कई विवादों का सामना करना पड़ा, मगर वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। फेसबुक पर फर्जी खबर फैलाने के भी आरोप लगे, जिनमें से एक इल्जाम इंटरनेट प्राइवेसी का भी था। 2016 में न्यूयॉर्क सिटी में हुए फेसबुक सोशल गुड फोरम में ज़करबर्ग ने ऐलान किया कि वो इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं इस काम को कई अलग तरीकों से सोचता हूँ। पहली बात, हम दुनिया और अपने समाज में होने वाली खराब या गलत चीजों को कैसे रोक सकते हैं। दूसरी बात, अगर कुछ गलत हो रहा है उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर कुछ गलत हो जाता है तो उस इंसान की मदद कैसे कर सकते हैं। अब हमने ज्यादा प्रैक्टिकल काम करना शुरू किया है। जैसे कि पहले हम उन चीजों की पहचान करते हैं जो लोगों के लिए बुरी या नुकसानदेह हो सकती है, फिर अपनी टीम को उस बारे में बताते हैं ताकि उसका रिव्यू हो सके। अगर कोई भी ऐसा पोस्ट शेयर करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है, तब भी हम नजर रखते हैं। हम उन्हें और उनके दोस्तों को सुसाइड प्रिवेंशन टूल्स देते हैं ताकि उन्हें जो मदद चाहिए उन्हें मिल सके। सेफ्टी चेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हमने बनाया है और ये किसी संकट के समय लोगों की मदद करती है। जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमला हो तो सबसे पहले यह पता होना जरूरी होता है कि हम जिस शख्स से प्यार करते हैं वो सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा हमने फेसबुक पर ऐसे टूल्स भी बनाए हैं जो संकट के बाद लोगों को पैसा जमा करने में मदद करते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम फेसबुक में जो भी करते हैं उसकी फिलॉसफी यही है कि समाज के लोग हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा काम है जल्द से जल्द उन चीजों को सीखना और इम्प्लीमेंट करना, उन बातों को सीखकर खुद को बेहतर से बेहतर बनाना। लोगों की सुरक्षा में भी फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। हम ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के माध्यम से समाज को इतनी पावर दे सके कि लोगों को जब उसकी ज्यादा जरूरत हो तब वो काम आ सके। हमने जो तरक्की की है उसके ऊपर मुझे फक्र है, मगर मैं जानता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आज आप जो भी सुन रहे हैं उन बातों से प्रेरणा लेंगे और हमारे समाज को सुरक्षित रखेंगे। फिर 2018 में हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जो मार्क ज़करबर्ग के लिए एक और बड़ा झटका था। उनके ऊपर एक बार फिर से यूजर प्राइवेसी में दखल देने का आरोप लगा।
उस वक्त डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 2016 कैंपेन से जुड़ी थी और उसने गलत तरीकों से लाखों फेसबुक यूजर्स के डेटा हासिल कर लिए। उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान वोटर्स को टारगेट करने में किया गया। इस स्कैंडल ने फेसबुक पर इन्वेस्टर्स के विश्वास को झकझोर दिया था। काफी लोग कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए थे। इस खबर के जाहिर होने के बाद मार्क जकरबर्ग ने अप्रैल 2018 में कांग्रेस के सामने अपना बयान दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि उसने जो गलत किया है उसकी तुलना में फेसबुक अच्छाई के कितने काम कर सकता है। फेसबुक की तरक्की के साथ ही हर जगह के लोगों को एक ऐसा टूल मिल गया है जिसकी मदद से वो अपनों से जुड़े रह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपने समाज और बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। हाल ही में हमने मी टू मूवमेंट देखा है और फेसबुक के लिए मार्च फॉर आवर लाइव्स का आयोजन किया गया। हरिकेन हार्वी के बाद लोग साथ आए और उन्होंने $2 करोड़ से ज्यादा पैसे मदद के लिए जमा किए। आज 7 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यवसायी फेसबुक के जरिए नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। पर इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इन टूल्स का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इसके लिए हमने ज्यादा मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से फर्जी खबरें फैली, चुनाव के दौरान विदेशी दखल हुई और भड़काऊ बातें की गई। साथ ही साथ डेटा प्राइवेसी भी नहीं रही। हमने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी गलती थी वो, और मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने फेसबुक शुरू किया था, मैं उसे चलाता हूं, वहां जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। 2019 में FTC ने फेसबुक पर यूजर प्राइवेसी के उल्लंघन के जुर्म में $500 करोड़ का जुर्माना लगाया। किसी टेक कंपनी से इतना ज्यादा जुर्माना नहीं लिया गया था। फेसबुक का डेटाबेस बहुत बड़ा है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि कंपनी और उसके क्रिएटर कई बार विवादों में फंसे। बहुत से लोग तो इस सोशल मीडिया जायंट का बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसके ऊपर लगाम लगा पाना मुश्किल है। क्या ऐसे में भी इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? मार्क जकरबर्ग की साख कई बार सवालों के घेरे में आई और उन्हें सीखना पड़ा कि अपनी एंजाइटी और पब्लिक इमेज को किस तरह मैनेज करना है। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन आरोपों के बाद उनकी जो नेगेटिव इमेज बनी थी उससे भी कंपनी की प्रोग्रेस पर खास असर नहीं पड़ा। 2018 में कंपनी के स्टॉक प्राइस में उफान आया और जकरबर्ग वॉरेन बफेट से आगे निकल गए और दुनिया के 30वें नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनसे आगे सिर्फ जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे 2 जायंट बिलियनियर्स थे। सच तो यह है कि जकरबर्ग दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वो भी एक सामान्य इंसान हैं। आज भी वो रोजमर्रा की जिंदगी में एक कैजुअल ग्रे टी शर्ट और जीन्स ही पहनते हैं। बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में भी उनका स्टाइल सारे टेक सीईओज में शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। वो बार बार एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। मगर आप इससे धोखा मत खाइएगा, उनकी एक टी शर्ट भी कम से कम $300 की होती है। उन्होंने कहा कि वो बार बार एक ही कपड़े इसलिए पहनते हैं कि उन्हें कपड़े चुनने में ज्यादा समय ना लगे और वो अपने असली काम पर ज्यादा ध्यान दे सके। वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से भी कहते हैं कि ऑफिस का माहौल हमेशा कैजुअल रखो मगर काम भी करो। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी ऐसी बनाना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये सोचना पड़े कि हम समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि बाकी के कामों के फैसले मुझे ना लेने पड़े। इतनी दौलत होने के बाद भी ये बिलियनियर एक चीज पर पैसे खर्च करने से कभी नहीं हिचकते, रियल एस्टेट। उनमें सही प्रॉपर्टीज खरीदने का हुनर है और वो अपने आसपास की प्रॉपर्टीज भी खरीद लेते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। में उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और भी बड़ा हो गया जब उन्होंने कुआई आइलैंड पर $10 करोड़ से ज्यादा में 2 प्रॉपर्टीज खरीद ली। एक बहुत पुराना गन्ने का खेत और एक बहुत बड़ा घर जिसके साथ एक व्हाइट सैंड बीच भी था। मार्क ने कहा कि उन्होंने और चैन ने यह जगह इसलिए खरीदी कि वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखना चाहते थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी के फार्म में बकरियां और कछुए भी हैं।
लेक टाहो में भी 5 करोड़ 90 लाख डॉलर्स में प्रॉपर्टीज खरीदी। उनके पास कुल मिलाकर 10 प्रॉपर्टीज हैं। मार्क यूं ही सैर सपाटे के लिए कहीं नहीं जाते, मगर वो जब भी कहीं जाते हैं उनका सारा खर्च फेसबुक देता है। दो 2018 में फेसबुक ने ज़करबर्ग की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ डॉलर्स का बजट दिया, जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ उनके घरों और प्राइवेट एयरक्राफ्ट की सुरक्षा उपाय भी शामिल थे। पच्चीस मई 2017 को हार्वर्ड के 366th कमेंसमेंट डे पर मार्क ज़करबर्ग को हार्वर्ड ने ऑनरेरी डिग्री दी। उन्होंने वहां एक बहुत ही इमोशनल कमेंसमेंट स्पीच दी और कहा, मुझे यहाँ के पुराने दिन याद आ गए और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद आज फेसबुक भी नहीं होता। बदलाव लोकल होते हैं। दुनिया भर में आने वाले बदलाव के लिए भी हमारे जैसे छोटे लोग ही शुरुआत करते हैं। हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि दूसरों से जुड़े कैसे, उनसे जुड़ के बड़े मौकों का फायदा कैसे उठाएं। इसीलिए हमने एक ऐसी दुनिया बना दी है जिससे जुड़ा हुआ हर एक इंसान ये मानता है कि अब उसकी जिंदगी का एक मकसद है। अगस्त 2020 में उनके एक बेहद जीनियस मूव की बदौलत ज़करबर्ग का पर्सनल नेटवर्थ पहली बार 10,000 करोड़ के पार चला गया। फेसबुक ने 50 से ज्यादा देशों में इंस्टाग्राम का एक नया फीचर लॉन्च किया जो अमेरिका में सीधे सीधे टिकटॉक से मुकाबला कर रहा था, इंस्टाग्राम रील्स। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो लगातार विकास कर रहा है और ज़करबर्ग ने भी नई खोज करना बंद नहीं किया। वो नए नए आइडियाज लाते रहे। वो समझ चुके थे कि आज के समाज में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई खोज करते रहना जरूरी है। हाँ, यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि हमारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जब गूगल ने YouTube को खरीदा था तब उसे वीडियो के सबसे बड़े खिलाड़ियों यानी केबल इंडस्ट्री से कम्पीट करना पड़ा। जब Amazon ने होल फूड्स खरीदा तब उसे क्रोगर्स और वॉलमार्ट से कम्पीट करना पड़ा। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा तब उसे टेलकोस से मुकाबला करना पड़ा, जो एक टेक्स्ट मैसेज के 10 सेंट्स लेता था लेकिन अब नहीं ले सकता। अब लोग मुफ्त में वीडियो देख सकते हैं, खाने पीने का सामान मंगवा सकते हैं और यही कंपटीशन है। दुनिया भर में हर रोज नई कंपनीज बनती हैं। इतिहास गवाह है कि अगर हमने कुछ नया नहीं किया तो किसी और को हमारी जगह लेने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा और ये बदलाव हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से होगा। आज दुनिया कोविड-19 की भयानक महामारी से लड़ रही है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में फेसबुक एक दूसरे से जुड़े रहने का बेहतरीन साधन बन गया है। ज़करबर्ग और जेफ बेजोस को 2020 में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। $36 साल का यह शख्स दुनिया का तीसरा सेंटी बिलियनियर बन गया। मगर इन्होंने पैसे कमाने के लिए फेसबुक की शुरुआत नहीं की थी। इन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि अपने डॉर्म रूम से ये जो एक छोटी सी वेबसाइट चला रहे हैं वो आगे चलकर कई $100 करोड़ का एक कॉर्पोरेशन बन जाएगी। मगर उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था, मुझे बस एक ही बात की परवाह है, अपने मिशन पर काम करना, दुनिया में एक दूसरे को जोड़ देना। फेसबुक के प्रॉफिट्स की बदौलत ज़करबर्ग दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनर बन गए। उन्होंने अपना परिवार बसाया और अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज खरीदी। इस बात में कोई शक नहीं कि अपनी दौलत की वजह से वो शानदार जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोगों के लिए मार्क ज़करबर्ग सिर्फ एक मल्टी बिलियनियर सीईओ हैं, मगर उनका एक रूप और भी है। वो अपने बच्चों से प्यार करने वाले पिता और एक बेहतरीन पति भी हैं। वो अक्सर अपने परिवार की फोटोज फेसबुक पर डालते रहते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो एक बहुत अच्छे पिता हैं।
लेकिन ज़करबर्ग ने सिर्फ शान और शौकत पर ही लाखों डॉलर्स खर्च नहीं किए हैं। उनका असली मकसद तो है पैसे खर्च करने की बजाय उन्हें लोगों को देना। उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में करोड़ों डॉलर्स दान में देने की शपथ ली है और वो इस तरह से अपने पैसे बांट रहे हैं। ज़करबर्ग और उनकी पत्नी दिल खोलकर दान करते हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा और मेडिकल रिसर्च पर कई 100 करोड़ डॉलर्स खर्च किए हैं। 2010 में ज़करबर्ग ने ओपरा विनफ्री शो में कहा था कि वो न्यू जर्सी के पब्लिक स्कूल्स को 10 करोड़ डॉलर्स दे रहे हैं। ओके, तो बताइए, एजुकेशन ही क्यों और निर्वाक ही क्यों? एजुकेशन क्यों? क्योंकि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मगर अभी ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे जिंदगी में कई मौके मिले हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छे स्कूलों में जाने का मौका मिला है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में दूसरे लोगों को भी अच्छी एजुकेशन पाने का मौका जरूर मिले। इस जोड़े ने ऐलान किया कि उसी साल ये द गिविंग प्लेज पर दस्तखत करेंगे। ऐसा करके वो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की जमात में शामिल हो गए और इसके जरिए बिलियनेयर्स ने शपथ ली कि वो अपनी जिंदगी में या अपनी वसीयत में अपनी कुल संपत्ति का आधा दान करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को बेहतरीन मौका मिल सके। इस जोड़े ने अपने लेटर में यही लिखा था। दिसंबर 2015 में उन्होंने चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस करने वाला था। उन्होंने शपथ ली थी कि वो अपनी जिंदगी में ही लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए फेसबुक का 99% स्टेक दान कर देंगे। उन्होंने इबोला वायरस से लड़ने के लिए भी 2.5 करोड़ डॉलर्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटियों की जिंदगी में ही सभी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेंगे। कुछ हफ्ते पहले ही प्रिसिला और मैंने कुछ पैसे दिए हैं ताकि इबोला से लड़ रहे लोगों की मदद हो सके। इबोला को रोकना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। वेस्ट अफ्रीका में इबोला महामारी एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है। उसकी वजह से हजारों मौतें हो चुकी हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो लाखों लोगों पर असर होगा और पूरी दुनिया इबोला की चपेट में आ जाएगी। और फेसबुक अपनी तरफ से इबोला से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2020 में कोरोना महामारी में भी ज़करबर्ग ने 2.5 करोड़ डॉलर्स बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिए ताकि उस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके। मार्क ज़करबर्ग ने हमेशा के लिए इंटरनेट की दिशा बदल दी। फेसबुक के आने के बाद से हर काम की रफ्तार बढ़ गई है और अब लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। यह सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। आज लोग दावा कर रहे हैं कि फेसबुक की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तब भी करीब 7,000 लोग हर 15 मिनट पर इससे जुड़े रहे हैं। ये चाइना में भी बहुत पॉपुलर है, जहां सरकार ने इसे बैन कर रखा है। आज जो भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, उसका एक फेसबुक अकाउंट है, भले ही कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों न रहा हो। फेसबुक लंबे समय तक चलने वाला है। टेक इंडस्ट्री अमेरिका की कामयाबी की कहानी है। हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसने दुनिया बदल दी है और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई है। हमारी इंडस्ट्री के जरिए अमेरिका अपने वैल्यूज दुनिया के साथ बांट रहा है और ये हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सपोर्ट है। फेसबुक भी इस कहानी का एक हिस्सा है। हमने इस सोच के साथ शुरुआत की थी कि लोग शेयर और कनेक्ट कर सके। हमने ऐसी सर्विसेज बनाई हैं जिनसे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों की आवाज बन सका हूं जो पहले कुछ नहीं कह पाते थे, पर अब वो अपनी बात कह सकते हैं। और छोटे बिजनेसेस को अब ऐसे टूल्स मिल गए हैं जो पहले सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के पास ही थे। कोविड की शुरुआत के बाद से ही लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने के लिए हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आमने सामने नहीं मिल सकते थे। और मुझे इस बात पर गर्व है। ऑनलाइन बिजनेस तब भी चल रहे थे जब बड़ी दुकानें बंद हो गई थी। मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं हो रही कि फेसबुक और अमेरिकी टेक इंडस्ट्री नई खोज में अव्वल है और लोगों को नई शक्ति दे रही है। पर टेक कंपनीज का साइज और उनकी पावर चिंता का विषय है। मार्क ज़करबर्ग जब सिर्फ 19 साल के थे, तभी उन्होंने अपने छोटे से कैंपस डॉर्म रूम से एक सोशल मीडिया जायंट बना दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फेसबुक करीब 10 साल तक संघर्ष करता रहा और फिर वो साइज और इन्फ्लुएंस में काफी बढ़ गया और इस इंटरनेट पायनियर ने
कई स्कैंडल्स, चुनौतियों और उथल पुथल के बीच कंपनी को लीड किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह कामयाबी की एक बहुत बड़ी दास्तां है। आज फेसबुक के दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसकी बदौलत लोग अब ज्यादा आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ज़करबर्ग की वजह से दुनिया भर के लोग अपने परिवार के संपर्क में रह सकते हैं और ये अपने ग्रुप्स और फैन पेजेस के बदौलत लोगों को और करीब ला रहे हैं। कुछ साल पहले तक हमारा समाज ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि फेसबुक और उसे बनाने वाले 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल, कंट्रोवर्शियल और पावरफुल फिगर्स हैं। इस दौरान कई गलतियां भी हुई, मगर उनका फायदा भी मिला। मार्क की कामयाबी का एक राज है रिस्क्स लेना। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क नहीं लेना। मार्क ज़करबर्ग अपने इनिशियल विजन पर टिके रहे और उनका एक ही सोशल मिशन था, लोगों को जोड़ना, कम्युनिटी बनाना और दुनिया को और करीब लाना। इस काम में वो कामयाब रहे और देखते ही देखते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। हमेशा से मेरी टॉप प्रायोरिटी रही है लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, कम्युनिटी बनाने और दुनिया को करीब लाने के अपने मिशन पर काम करना। एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स कभी भी इतने लंबे समय तक इसे अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे जब तक फेसबुक मैं चला रहा हूं। मैंने फेसबुक की शुरुआत तब की थी जब मैं कॉलेज में था और उसके बाद से हमने काफी लंबा सफर तय किया है। आज हम दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे हैं और आज भी लोग रोज हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने करीबियों से जुड़े रहते हैं। हम जो कर रहे हैं उसमें यकीन भी रखते हैं और मुझे पता है हम इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो यही लगता है कि हम लोगों को जोड़कर उनकी आवाज बन रहे हैं और दुनिया की एक पॉजिटिव फोर्स बन गए।